हेलो गाइस, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि जून और जय आपस में बहस कर रहे होते हैं कि ये वॉच मेरी है। जून कहता है कि देख लो, ये वॉच बंद पड़ी हुई है और मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसे ठीक कराने के लिए लेकर जाऊंगा। लेकिन जय से बताता है कि नहीं, ये घड़ी मेरी है और मैंने इसे कब से पहना हुआ है। जय कहता है कि एक्चुअली मेरे फादर ने मुझे सेम टू सेम ऐसी ही घड़ी गिफ्ट की थी, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद ये घड़ी मेरी है। साथ ही डैड का दिखाया जाता है कि उनकी मीटिंग चल रही होती है और वो क्लाइंट के साथ बातें करते हुए यहाँ से गुजरते हैं। जैसे ही इनको देखते हैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं और बहुत ज़ोर से चीखते हैं, पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जून जैसे ही उनको देखता है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे लगता है कि शायद ये मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन वो जून से नहीं बल्कि जैसे बात कर रहे होते हैं। फौरन से इसका हाथ पकड़ते हैं और उसे यहाँ से ले जाते हैं और यही चीज़ देखकर ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सियोंग और जून एक जगह पर बैठे होते हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि मेरे बच्चों के आगे मत आना, तुम इनसे क्यों मिलने आए हो। तो जय उनको बताता है कि मैं इनसे मिलने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं काफ़ी टाइम से आपके बेटे के ही साथ रह रहा हूँ। फिर कहता है कि अच्छा मुझे ये बताएं कि ये वॉच वाला क्या सीन है। जून ने कहा कि ये घड़ी उसे उसके लेट फादर ने दी थी, तुम तो जिंदा हो तो फिर वो किस फादर की बात कर रहा है। डैड बात को पलटने लगते हैं और कहते हैं कि ये वाली बात को छोड़ दो, अभी जो हम बात कर रहे हैं उस पर फोकस करो। लेकिन जय बार बार पूछ रहा होता है तो उन्हें मजबूरन बताना पड़ता है। वो कहते हैं कि हाँ, ये बात सच है कि जीहू मेरा बेटा नहीं है बल्कि वो तुम्हारा बेटा है। जय जैसे ये बात सुनता है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आप ये किस तरह का मजाक कर रहे हैं। खैर, अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये सब लोग वापस घर जा रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। जीहू कहता है कि क्या आप मेरे फ्रेंड को पहले से जानते हैं। तो डैड कहते हैं नहीं, मैं इसे फर्स्ट टाइम ही मिला था। एक्चुअली मैंने इसे देखा और इसका डांस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने सोचा कि इसे इंडस्ट्री में लेकर आता हूँ, लेकिन ये इतना बदतमीज़ है और इतना रूडली बात करता है, तो इसकी वजह से मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है और अब मैं इसे इंडस्ट्री में नहीं लेकर आऊँगा। सियोंग कुछ कहने वाली होती है लेकिन ये बात को पलट देते हैं और जीहू से कहते हैं कि अच्छा वैसे मैंने तुम्हें भी देखा इस स्टेज पर डांस करते हुए, अगर तुम वापस अकेडमी जाने का सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। सियोंग कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली मैंने इसे कहा था कि जाओ जाकर डांस करो क्योंकि मुझे लेटेस्ट फ़ोन चाहिए था। जय को जब से ये बात पता चली है कि जीहू इसका बेटा है, वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है और बार बार पीछे मुड़कर इसी को देख रहा होता है। घर आने के बाद डैड उसी वॉच को देख रहे होते हैं जिसकी जीहू बात कर रहा था और वो पास्ट के बारे में सोचते हैं कि ये वॉच उन्हें जय ने ही दी थी, जो कि सेम टू सेम उसकी खुद की वॉच के जैसी थी। वहीं जय टेरेस पे खड़ा होता और बस यही सोच रहा होता है कि जीहू मेरा बेटा कैसे हो सकता है और उसकी और मेरी आदतें तो बिल्कुल भी नहीं मिलती, ना ही वो मेरे जैसा लगता है। क्योंकि इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो वो फ़ौरन से जाता है और डैड का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर लेकर आता है। अभी ये दोनों बात करने ही लगते हैं कि इतने में यहाँ पर सियोंग और जीहू आने लगते हैं। तो ये जैसे ही उन्हें देखते हैं फ़ौरन से कार के पीछे छुप जाते हैं। सियोंग जीहू से कहती है कि अगर तुम्हारी नज़र में कोई जॉब हो तो मुझे बता देना, और साथ ही कहती है कि देखो मैं तुम्हारे रूम में रहती हूँ, ये एक सीक्रेट है और इस बारे में कभी भी अपने डैड को पता चलने ना देना। बेशक ये उनकी बिल्डिंग है, लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वो मुझे यहाँ पे रहने नहीं देंगे। जीहू सियोंग को कंधे से पकड़ता है और कहता है कि अभी अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी हम लोग को घर में चलना चाहिए। वो उसे यहाँ से लेकर चला जाता है और डैड बाहर निकल कर आते हैं। इन्हें पीछे से देखकर कहते हैं कि अभी कुछ दिनों से ये दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गए हैं। जय कहता है कि अभी ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे बताओ कि तुमने कहा था कि जीहू मेरा बेटा है, क्या तुम वाकई सच कह रहे थे? और मुझे एक बात बताओ कि उसकी मॉम कौन है। डैड कहते हैं कि क्या तुम्हें वाकई नहीं पता कि उसकी मॉम कौन है। तो ये सुन के एकदम शॉक्ड हो जाता है और साथ ही अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि अभी कुछ दिन पहले जब ये अपनी कब्र पर गया था तो इसने देखा था कि वहाँ पर इसकी एक पिक्चर रखी थी जिसके पीछे बूही ने लिखा था कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ये सब कुछ सोच के वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि क्या वाकई बूही? लेकिन मुझे जहाँ तक याद है मेरा उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं था। डैड कहते हैं कि तुम ये बात कैसे भूल सकते हो, मुझे जहाँ तक पता है तुमने बूही को तकरीबन 1 साल सीक्रेटली डेट किया, लेकिन फिर अचानक से तुम गायब हो गए। मैंने पूरे कोरिया में तुम्हें ढूंढा लेकिन तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। जैन की बातें सुन रहा होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। हालांकि उसे तो ये भी याद नहीं होता कि उसने कभी बूही को डेट किया था।
फिर डैड अचानक से कहते हैं कि अच्छा एक बात सुन लो, तुम्हारा बूही या फिर जीहू इन दोनों के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। मैं इतने टाइम से उनका ख्याल रखते हुए आ रहा हूँ और आगे भी मैं ही उनका ख्याल रखूँगा। हम तुम्हारे बगैर बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसलिए अब हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप यहाँ पर रहो और फिर फ़ौरन यहाँ से चले जाओ। ये कहकर डैड अंदर चले जाते हैं और जय अभी भी शॉक्ड होता है क्योंकि उसे कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती। खैर अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सियांग वॉशरूम में बैठी होती है और वो जीहू और उसके फ्रेंड से वॉशरूम क्लीन करा रही होती है। कहती है कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैंने बस यही चीज़ नोट की है कि तुम लोगों का वॉशरूम हमेशा गंदा रहता है। ये लोग यहाँ पर क्लीनिंग कर रहे होते हैं कि इतने में पीछे से जय आता है और जीहू को देखकर कहता है कि ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है, इसकी और मेरी ज़रा सी भी कोई भी आदत नहीं मिलती। मुझे देखो मैं एक सुपरस्टार हूँ और इसे देखो यहाँ पर बैठकर वॉशरूम क्लीन कर रहा है। ये पूरी रात बस यही सोचता रहता है और ये सब कुछ सोचने की वजह से उसे नींद भी नहीं आती। खैर अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि एकेडमी में मैनेजर बैठे होते हैं और वो अपना काम कर रहे होते हैं। अचानक से यहाँ पर इनकी वाइफ आती हैं और कहती हैं कि मुझे शॉपिंग पर जाना है तो आपको मेरे साथ चलना होगा। पहले तो ये मना करने लगते हैं लेकिन वो जिद करती हैं तो ये मान जाते हैं। ये यहाँ से जाते हैं और सामने इनकी नोटबुक रखी होती है। अचानक से उस पर कुछ लिखना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि उस वक्त रूम में कोई भी नहीं होता। इसके साथ ही जय का दिखाया जाता है कि उसके पास एक नोटबुक है और वो उस पर लिख रहा होता है। इसके साथ ही हमें पता चलता है कि वो जो भी यहाँ पर नोटबुक पे लिख रहा होता है वो खुद ब खुद मैनेजर की नोटबुक पे आ रहा होता है। ये कहता है कि मेरी जिंदगी कितनी झंड हो गई है, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश था लेकिन अचानक से मैं फ्यूचर में आ गया, वो भी पूरे 20 साल बाद। अब अचानक से मुझे पता चलता है कि मेरा एक बेटा भी है, हालांकि मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आगे मेरी लाइफ में क्या होता है। वहीं जीहू का दिखाया जाता है कि एकेडमी में अपनी फ्रेंड के साथ बैठा होता है और ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। जीहू का फ्रेंड कहता है कि चलो आज हम दोनों बाहर चलते हैं और साथ मिलकर शॉपिंग भी करेंगे। इतने में अचानक से यहाँ पर रीसा आ जाती है और वो कहती है कि मुझे आज के लिए जीहू उधार दे दो। इसका फ्रेंड कहता है कि जीहू कोई चीज़ नहीं है जो मैं तुम्हें उधार दे दूँ, और अगर ये होता भी तब भी मैं तुम्हें नहीं देता क्योंकि हम दोनों शॉपिंग पर जा रहे हैं। वो फ़ौरन से इसका मोबाइल लेती है और ऑनलाइन शॉपिंग इसे लगाकर दे देती है। फिर कहती है कि तुम यहीं से शॉपिंग कर लेना। जीहू इन दोनों को देख रहा होता है कि पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। रीसा फ़ौरन से इसका हाथ पकड़ती है और इसे घसीटते हुए यहाँ से ले जाती है। फिर इसे टेरेस पर लेकर आती है और इसके आगे एक बॉक्स रखती है। कहती है कि इसे टेस्ट कर बताओ कि ये कैसा है। जीहू कहता है कि तुम मुझसे क्यों कह रही हो, जो भी इसके अंदर है तुम खुद टेस्ट कर लो। तो इस पर रीसा कहती है कि एक्चुअली मुझे वेट लूज़ करना है और मेरे फ़ैन ने मुझे ये दिया है, मुझे उसे मैसेज कर बताना है कि जो उसने चीज़ भेजी है वो कैसी है। तो ये मान जाता है और टेस्टिंग करने लगता है। टेस्ट करते हुए कहता है कि मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा हैरत होती है, अभी तो तुम सिर्फ एक टीम में हो और तुम्हारे इतने सारे फैंस बन गए। तुम हमेशा बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहती हो और तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है, हालांकि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। रीसा कहती है कि क्या तुमने स्नो वाइट मूवी देखी है, उसमें लड़की को लगता है कि शायद पूरी दुनिया उसकी खुद की है, लेकिन तब भी वो शीशे की मोहताज होती है। बार बार उसे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी लाइफ भी बिल्कुल इसी तरह है। पूरी दुनिया को लगता है कि मैं इस पे राज करती हूँ, लेकिन मैं खुद से पूछती रहती हूँ कि क्या मैं ठीक कर रही हूँ या फिर नहीं। इसकी इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें जीहू की बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वो वापस से टेस्टिंग करने लगता है और रीसा उसे देख रही होती है। खैर अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि सियोंग अपनी पार्ट टाइम जॉब पर आई होती है और यहाँ पर इसने कॉस्ट्यूम पहना होता है। कैफे के ओनर कहते हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, तुम ये कॉस्ट्यूम पहन के क्या पैम्फलेट बांट लोगी। इस पर सियोंग कहती है कि जी मुझे पेमेंट मिल रही है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। खैर अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है तो सियोंग की हालत ख़राब हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपना कॉस्ट्यूम नहीं उतारती। वहीं डैड का दिखाया जाता है कि दादा उनसे बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अब मुझे ऐसा लगता है कि तुमने बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लिया है, तुम बूही को पसंद करते हो और अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो अब तुम्हें कह देनी चाहिए। अगर तुम अभी भी चुप रहोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम पछताओगे। डैड कहते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं और मुझे बूही से क्या कहना होगा। तो इस पर दादा कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं नहीं जानता कि तुम बूही को कितना ज़्यादा पसंद करते हो। पूरे 20 साल गुजर चुके हैं और तुमने अब तक उसका ख्याल रखा
उसे इस बात की भिनक भी नहीं पड़ने दी कि तुम उसे कितना ज़्यादा लाइक करते हो। ये दोनों यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं और वापस हमें सियोंग का दिखाया जाता है। वो रेस्ट कर रही होती है कि अचानक से उसके मोबाइल पे मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि उसका जो लेक्चर 4 घंटे बाद होने वाला था अब वो 1 घंटे बाद होगा। ये मैसेज देखकर वो परेशान हो जाती है और फिर सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूँगी। अचानक से इसके पास एक कॉल आती है तो ये कॉल रिसीव कर पूछती है कि आप कौन हैं। ये कोई और नहीं बल्कि जय होता है। कहता है कि मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया है और क्या तुम्हें मेरी आवाज़ पहचान में नहीं आ रही? चलो अब हम दोनों बातें करते हैं। सियोंग कहती है कि बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी तरह फारिग नहीं हूँ। ये कॉल कट करने लगती है लेकिन फिर अचानक से रुक जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? अगर तुमने मेरी हेल्प की तो मैं तुम पर जो मेरा उधार है उसे थोड़ा सा कम कर दूंगी। ये सुनकर ये खुश हो जाता है और फौरन से मान जाता है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि जय उस जगह पर आता है जहाँ पर सियोंग काम कर रही होती है। वो देखता है कि सियोंग कॉस्ट्यूम में है और कॉस्ट्यूम के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रही है। ये इसके करीब आता है और कहता है कि इस लड़की को देखो, इसे जो भी जॉब मिलती है ये उसे फ़ौरन से ले लेती है बिना ये सोचे हुए कि वो जॉब क्या है। ये अपने कपड़े चेंज कर लेती है और वो कॉस्ट्यूम जय को दे देती है। अचानक से इसके पास एक कॉल आती है तो ये बात करने लगती है। ये इसकी मॉम की कॉल होती है और वो कहती हैं कि एक्चुअली कुछ टाइम में मैं जेल जाने वाली हूँ, अगर तुम्हारे पास कुछ सेविंग्स हैं तो वो मुझे भिजवा दो, मैं नेक्स्ट मंथ तुम्हें वापस कर दूँगी। सियोंग कहती है कि आप कहीं पर भी जाएं मगर अब मैं अपने पैसे आपको नहीं दूंगी क्योंकि आपका हर बार का हो गया है। तो वो कहती है कि तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो, मैंने कहा ना कि कुछ टाइम में मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। सियोंग बात करते हुए रोने लग जाती है और कहती है कि आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचती हैं। क्या आपको पता है कि मेरी लाइफ कैसी गुजर रही है, मुझे किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और मैं कितनी परेशान हूँ। इतने में पीछे से जय आ जाता है और वो खड़े होकर इनकी सारी बातें सुनने लगता है। अपनी मॉम से बात करके ये कॉल कट कर देती है और फिर वहीं पर बैठकर रोने लगती है। जय पीछे से आकर इसे हैट उड़ा देता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है। सियोंग बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और ये उसके बराबर में आकर बैठ जाता है। काफ़ी देर गुजर जाती है और वो इसी तरह से रोती रहती है। सो गाइस, अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप सबको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए स्टे ट्यून, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।